प्रीलिम्स के लिए तो बेसिकली पहले मैंने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी मैंने पढ़ना शुरू किया। कुछ सब्जेक्ट्स में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। पॉलिटी के लिए एवरीवन नोज़ लक्ष्मीकांत बेस्ट है। उसके अलावा हिस्ट्री के लिए तो मैंने स्पेक्ट्रम ही रिफ़र करी है। इकोनॉमी के लिए मैंने मुरनाल रिफ़र करी है। मैंने पहले स्टार्ट किया था दूसरी बुक से, बट वो मुझे समझ में नहीं आई, तो फिर मुझे शिफ्ट करना पड़ा मुरनाल की तरफ। तो मुरनाल थोड़ी टफ है, लेकिन मुझे लगता है इट्स वर्थ इट। मैथ्स ऑप्शनल में जैसे कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे कि पीएन चैटर्जी एक बुक होती है। से स्पेशली पहले अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है और अपने लिए अपने सेटल होना है प्रॉपरली। गवर्नमेंट जॉब से अच्छी तो कोई जॉब नहीं है। पहले मेरा यूपीएससी में आने का मन नहीं था, मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूँगी, पर फिर जब मैंने सोसाइटी को पास से देखा, जब मैं बाहर रही, तो मुझे समझ आया कि हाँ मतलब हम भी सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं, बट एक्चुअली सोसाइटी से ज़्यादा आई वांट टू वर्क फॉर द एनवायरनमेंट। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हैं और यूपीएससी के लिए कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम करवाने जा रही है, जिसमें अगर आपकी टॉप रैंक आती है तो आप फ्री में कोचिंग करने का फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में आपको 60 मिनट में 56 क्वेश्चन करने हैं, जो 6 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस आएंगे। अगर इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में आपकी फर्स्ट टू 3 रैंक आ जाती है 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, और 4 to 10 रैंक आ जाती है 75% स्कॉलरशिप मिलेगी, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आज ही और अभी इनरोल करें, ताकि आप फ्री में कोचिंग करने का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी सुनहरे सपने को साकार इनरोल करते वक्त आपसे कोड मांगेंगे, तब आप SVU डालना ना भूलें। ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो दोस्तों इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को मिस मत करना। दोस्तों नमस्कार, मैं अतुल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स व्यू में। तो गाइज़, आज हैं हम करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ यूपीएससी एस्पिरेंट की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। तो गाइज़, आज हम यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में हैं, जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मैम अटेम्प्ट देने वाली हैं और मैम नेक्स्ट ईयर देंगी। तो यहाँ कैसी इन्वायरमेंट है, यहाँ का लाइक कैसा इन्वायरमेंट है, और अभी कोचिंग का क्या सीन है, और बच्चे लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करते हैं क्या क्या, लाइक तमाम प्रकार के जो क्वेरीज़ हैं हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइज़, आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक, आपके जितने भी क्वेरीज़ हैं होप सो कवर हो जाएंगी। तो मैम, सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अना ज़फ़र सिद्दीकी है और मैं यूपी गाज़ीपुर से हूँ। मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरी पूरी सेकेंडरी एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है, और मैंने वहाँ से BA सोशियोलॉजी किया है, एंड आई एम इन माई फाइनल ईयर राइट नाउ। ओके, फाइनल ईयर। ओके मैम, आपका नाम और आप कहाँ से? आई एम दिव्या मिश्रा और मैं MP से हूँ, और मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो इंजीनियरिंग में किया है, एंड इट वाज फ्रॉम EC बैकग्राउंड। इसी यस। ओके मैम, जैसा कि अभी आपको पता है, लाइक दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा था, लाइक अभी तो शायद कम हो चुका है थोड़ा बहुत। तो अभी क्या यहाँ का सिचुएशन है? अभी जो स्टूडेंट्स हमारे गांव से आना चाह रहे हैं यहाँ, तो उनको आना चाहिए या नहीं? आप क्या कहना चाहेंगे? सिचुएशन पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई है और थोड़ी रियायत भी मिल रही है, चीज़ें थोड़ा अब खुलना शुरू हो गई हैं। तो अगर कोई अब आना चाहता है तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी इशू, बिकॉज सब चीज़ें अब खुल गई हैं ऑलमोस्ट। तो और घर पे इट्स क्वाइट टफ टू प्रिपेयर, है ना, जितना अच्छे से यहाँ पे हो सकती, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड एट माई होम। काफ़ी टाइम तक मैंने किया है। कोरोना के टाइम पे मैं घर पे ही प्रिपेयर कर रही थी, बट लेटर आई रियलाइज़ कि घर पे इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती है। एंड व्हेन आई स्टेप इन दिल्ली, तो मुझे काफ़ी कुछ चेंज किया मैंने अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि यहाँ से मुझे ज़्यादा गाइडेंस मिली। सो आई थिंक। मैम, कब से कर रहे हो आप लोग तैयारी? मैं तो अभी फाइनल ईयर में हूँ, मैंने इसी ईयर अभी स्टार्ट किया था, तो इट्स मीन 8-9 मंथ्स नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। ओके मैम, ये जो अटेम्प्ट है 2022 वाला, ये आप देने वाले हो? जी, मैं ये अटेम्प्ट दूंगी। ओके मैम, आप कब से तैयारी कर रही हैं, और यहाँ मतलब दिल्ली में आप कब से हैं? I started my preparation in October itself, and then I came to Delhi in the month of November when the offline coaching started. ओके तो मैम, कहाँ से कोचिंग कर रहे हैं? विच वन कोचिंग? मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है, और मैथ्स के लिए जो सबसे फेमस कोचिंग है वो IMS है, मतलब कनिष्क कटारिया, एवरीबडी नोज दैट कोचिंग। तो मैंने IMS में ज्वाइन किया है। तो आई थिंक, और मैथ्स 8 to 9 मंथ्स लेता है, तो उसके बाद ही हम GS का सोच सकते हैं। तो अभी आई एम फुल्ली फोकसिंग ऑन माई ऑप्शनल। फीस कितने है मैम आपके कोचिंग का? इट्स 63,000। 63,000। हाँ मैम, फाउंडेशन कोर्स नहीं कर रहे हो, मतलब सिर्फ ऑप्शनल?
मतलब आई विल जॉइन अ बैच डायरेक्टली, मतलब मैं कोई फाउंडेशन कोर्स मतलब वो कोचिंग में सब कुछ आपको बेसिक से ही बताते हैं। और अगर आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आप जैसे सब लोग फॉलो करते हैं वैसे बुक्स फॉलो कर सकते हैं, बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, और जो बेसिक NCERTs होती है वो भी रेफ़र कर सकते हैं। और प्रिपरेशन के साथ भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अगर कोई नई चीज़, अगर आपको पढ़ना पसंद है तो कोई भी नई चीज़ अगर आप इनकाउंटर करते हैं तो यू विल डू अ रिसर्च ऑन दैट, तो वो चीज़ कवर हो जाती है अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है। तो इतना टेंशन रखने का मतलब ज़रूरत नहीं है कि हाँ कुछ भी बेसिक से पता होना चाहिए। वो धीरे धीरे वो चीज़ ग्रो हो जाती है, आप वो जर्नी में वो चीज़ सीख लेते हैं कि कैसे वो चीज़ कवर अप करनी है। फाइन मैम, आप कहाँ से कोचिंग करती हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशोलॉजी है और मैं शुभ्रा रंजन में कोचिंग कर रही हूँ अभी। उपेंद्र गौर सर मुझे पढ़ा रहे हैं। रिगार्डिंग GS तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि GS के लिए एज सच कोई प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि सेल्फ स्टडीज़ मैटर्स देयर। तो इस वजह से मैंने GS की तो पूरी प्रिपरेशन खुद से ही की। और यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए और अगर आप NCERT बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक कि आप कवर अप कर लेंगे, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपका बहुत टाइम लेगा और फिर आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बच पाएगा। बट अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात बोलें तो फिर मुझे लगता है कि उसके लिए गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस ज़रूरी है। तब मैंने इसमें एडमिशन लिया शुभ्रा रंजन में। तो मैंने अभी तो कोचिंग में वहीं पे कर रही हूँ। अभी तो मेरी पहले ऑफलाइन कोचिंग थी, बट इस सब सिनारियोज़ की वजह से उसे शिफ्ट कर दिया गया ऑनलाइन। ओके मैम, आपका कोचिंग का फ़ीस कितना है? इनिशियली जब मैंने ऑफलाइन बैच में ज्वाइन किया था तो 53,100 वॉज द फीस, बट लेटर जब इसको ट्रांसफ़र किया गया ऑनलाइन मोड में तो उन्होंने हमसे 4,000 और चार्ज किया फॉर द टैबलेट। ओके, तो मैम जैसा कि अभी आपने बताया कोचिंग को मेंशन किया, तो क्या लगता है कोचिंग लेना ज़रूरी है या नहीं? जो एफ़र्ट नहीं कर पाते हैं, जो गांव से जिनके पास इतना फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो उनके लिए मैम क्या सेल्फ स्टडी में अगर हो सकता है तो कैसे? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड साइंस था। टिल 12th आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट। लेटर आई शिफ्टेड इन सोशल साइंसेस। तो मेरा खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं था साइंस का। अरे सोशल साइंसेस का कोई बैकग्राउंड नहीं था। बट स्टिल मुझे नहीं इतना फील हुआ कि हाँ आपको प्रॉपर एक कोचिंग की ज़रूरत है। जहाँ तक आप गरीब बच्चों की बात करिए या जो बच्चे फाइनेंशियली उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो आज के टाइम पे हमारे पास एक फ़ायदा ये है कि सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, सबके पास इंटरनेट है और उसने आपको एजुकेशन से बहुत करीब कर दिया है। इनफैक्ट आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बुक्स, कितनी सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे लिंक्स पड़े हुए हैं इंटरनेट पर जो आपको एक्सेस करवा देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें जाना चाहेंगे तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। आप अपने सीनियर से मिल लेंगे, आप कोई ना कोई ऐसा जो आपसे थोड़ा सीनियर हो, आपसे पहले इस फील्ड में ऑलरेडी हो, आप उसकी अगर थोड़ी बहुत भी गाइडेंस लेकर के NCERT से स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। और इंटरनेट तो आपके पास है, जो टॉपिक नहीं समझ में आया आपने यूट्यूब पर डाला, उसका एक एक्सप्लेनेशन आपको कोई ना कोई अच्छे टीचर से मिल जाएगा। तो अगर आप खुद चाहते हैं ये और अगर आप अपनी पूरी हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश पूरी लगाए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी बेटर कर लेंगे इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर दैट कोचिंग। और इतना प्रेशर लेने के बाद और उसके बाद वो लोग इतना आपके लिए आवर्स एंड आवर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको देना पड़ता है और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाएंगे और आप अपने लिए एक थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री वाली प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो मैम जैसा कि आप कोचिंग में ही हैं, तो उसमें से आपको कितना हेल्प होता है, क्या क्या वो लोग प्रोवाइड करते हैं? कोचिंग में पहली बात तो वो आपको वही प्रॉपर लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जो भी आपका टॉपिक्स है, और उसके बाद आपको वो हैंड आउट नोट्स दे देते हैं। ओके, तो मतलब आप कितने आवर्स अपना देती हैं कोचिंग को और सेल्फ स्टडी को? एक्चुअली मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है, क्योंकि सबका अपना अपना होता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे रूम पे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो इसके चक्कर इसलिए मैंने 14 आवर्स के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है। तो फिर तो मैं ऑलमोस्ट 8 आवर्स to 10 आवर्स तो लाइब्रेरी में ही कंटिन्यूसली रहती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं कोचिंग के लिए स्पेसिफिकली बोलूँ तो हाँ वो थोड़ा टाइम मेरा ज़्यादा ले रहा है। ये चीज़ मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होती है, बट ऑब्वियसली कोचिंग ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि मैं सर का क्लास करती हूँ तो एक क्लास करने में मुझे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे लग जाते हैं। तो कभी कभी वो फिर रिवीजन करने के लिए बैठो तो और टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स इतना पास आ रहा है और मैं एक पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट पे मैं अपना 3 to 4 आवर्स दे रही हूँ कभी कभी, तो वो थोड़ा टाइम तो ज़्यादा खा रहा है। उसके अलावा अगर मैं अपने से सेल्फ स्टडी करती हूँ तो मैं ज़्यादा पढ़ लेती हूँ खुद से, तो इस वजह से मुझे कोचिंग को लेकर थोड़ी ये फीलिंग रहती है कि वो टाइम बहुत लेते हैं। टाइम बहुत लेता है। ऑल राइट मैम, अगर आपकी बात करें, जैसा कि आपका ऑप्शनल आई थिंक मैथ है, तो मैम मैथ के लिए क्या रिसोर्सेज फॉलो करती हैं आप?
मैथ्स के लिए जैसे कि आईएमएस जिस चीज़ के लिए फेमस है कि सर के जो नोट्स होते हैं वो काफ़ी होते हैं, तो अगर आपने जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ्स इज़ अ वास्ट ऑप्शनल, सो इट्स गोइंग टू टेक 8 to 9 months ऑलरेडी, तो इतना टाइम नहीं होता कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा बुक भी रेफर करें। तो अगर आप कहीं फंस रहे हो, आप नए हो मैथ्स में, जैसे कि आपका बैकग्राउंड जनरली मैथ्स बैकग्राउंड वाले या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले ही मैथ्स लेते हैं, तो उनको मैथ्स ऑलरेडी आता है और बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप होती रहती हैं, तो और उनको बुक्स पता होता है, तो बुक्स आपको पूरी नहीं पढ़नी होती है, आपको बस रेफर करना होता है। तो कुछ चीज़ें उसमें से भी चैप्टर्स नहीं पढ़ने, आपको कुछ टॉपिक्स जो नहीं समझ में आ रहा है वो देखना होता है। तो अगर आप सिर्फ सर के नोट्स ही फॉलो करेंगे तो आपका मैथ्स पूरा फुली प्रिपेयर्ड है, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको लगता है कि हाँ आपको, तो उसके लिए इंटरनेट ईजिली अवेलेबल है, तो उसमें आपका मैथ्स ऑप्शनल प्रिपेयर हो जाता है। ऑलराइट मैम जैसा कि आपके रूम में देख रहे हैं मैप वगैरह और जितने भी लाइक नोट्स वगैरह होते, स्टिकी नोट्स जैसे होते हैं, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट के रूम में हमने बहुत इंटरव्यू लिया, उनके में रूम में सारा लगा होता है, तो आपके रूम में बहुत कम दिख रहा है, तो मतलब ऐसा क्यों? अभी आप जीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो क्या, अभी सिर्फ ऑप्शनल? एक्चुअली अभी मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ अपने ऑप्शनल पे ध्यान दूंगी, तो ये इनिशियल 6 months आई हैव डेडिकेटेड टू माय ऑप्शनल, और उसके बाद जून से मैं मैथ्स प्लस जीएस देखूंगी, अपना ऑप्शनल और जीएस, और उसके बाद जो एग्जाम के पहले के 6 महीने उसमें मैं सिर्फ जीएस पढ़ूंगी और टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो भी जिसपे क्योंकि प्रीलिम्स में तो सिर्फ जीएस आने वाला है, तो उसमें मैं सिर्फ जीएस पे फोकस करूंगी, और फिर मेंस में साथ उसके बाद फिर वापस से मैथ्स पे, ऐसे है। ओके, प्लान वाइज कर रही हैं आप, वंडरफुल। मैम जैसा कि आपके पास सोशियोलॉजी है, तो इसके कुछ बुक्स आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को जो बिगनर हैं? एक्चुअली मुझे जितनी भी बुक्स मैं रेफ़र कर रही हूँ वो मेरे जो टीचर हैं गौर सर, उन्होंने सारी बुक्स बताई है। एक्चुअली उनकी खुद के जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो हर सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स आई मस्ट नो कि वो उपेंद्र गौर सर के नोट्स डेफिनेटली पढ़ता है, उन्हें रेफ़र करता है, उन्हें कोट भी करता है। तो उनका जो नोट्स है वो तो हमारा बेस है ही। उसके अलावा सर ने हमें हरलम्बस रेफ़र करने के लिए कहा है। कुछ कुछ जगहों पर वो रिट्ज़र भी रेफ़र करवाते हैं। उसके अलावा उन्होंने हमें इग्नू की जो सोशियोलॉजी के नोट्स हैं, एमए के स्पेशली, बीए के तो उन्होंने नहीं, बट एमए के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेफ़र करने के लिए कहा है। ओके मैम के पास जैसा कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो आई थिंक ये थोड़ा जीएस से मैच करता है, तो इसमें आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, लाइक जीएस और वो सब? सोशियोलॉजी मुझे इतना बेस्ट ऑप्शन इस वजह से भी लगा क्योंकि आपको ये सोसाइटी से बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर देता है, राइट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कॉन्वेंट बच्चे होते हैं जो कि बेस ऑफ सोसाइटी से इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, है ना। सारे बच्चे गांव में नहीं रहे हुए होते हैं, और सब लोग जो प्रिपेयर करता है वो इतना ज़्यादा जुड़ा नहीं होता है अपनी कंट्री के ग्राउंड लेवल कंडीशन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो आप अपनी सोसाइटी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फिर आप उस चीज़ को जब अंडरस्टैंड करते हैं तो आप उस चीज़ को एडमिनिस्टर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप कुछ कोट करते हो या फिर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाकर के आप कुछ आंसर लिखते हो तो ये तो बहुत बेनिफिशियल है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एस्से लिख रहे हो तो एस्से में भी बहुत सारे ऐसे सोशल फैक्टर्स आते हैं जिसमें आप पूरा सोशियोलॉजी का काफ़ी कुछ कोट कर सकते हो, काफ़ी कुछ उसमें आप लिख सकते हो। तो और ऊपर से ये एक इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है। इनिशियली मुझे भी ऐसा लगता था कि यार 8 घंटा कौन पढ़ता है, 9 घंटा कौन पढ़ता है, बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट या फिर आप सोच लेते हो कि यार मुझे ये चीज़ तो करनी ही है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब गए हो लाइब्रेरी में और आप जब निकल रहे हो तो देख रहे हो अंधेरा हो गया। तो दिस इज़ व्हाट आई एक्सपीरियंस आफ्टर कमिंग हियर। मैम जैसा अभी आप ये वाला अटेम्प्ट देने वाले हो 2022 वाला, तो इसमें आपका प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी क्या है, कौन कौन सा रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हो? प्रीलिम्स के लिए तो बेसिकली पहले मैंने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी मैंने पढ़ना शुरू किया। कुछ सब्जेक्ट्स में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। पॉलिटी के लिए एवरीवन नोज़ लक्ष्मीकांत बेस्ट है। उसके अलावा हिस्ट्री के लिए तो मैंने स्पेक्ट्रम ही रेफ़र करी है। इकोनॉमी के लिए मैंने मुरनाल रेफ़र करी है। मैंने पहले स्टार्ट किया था दूसरी बुक से, बट वो मुझे समझ में नहीं आई, तो फिर मुझे शिफ्ट करना पड़ा मुरनाल की तरफ। तो मुरनाल थोड़ी टफ़ है, लेकिन मुझे लगता है इट्स वर्थ इट। तो मुरनाल इज़ बेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी के लिए तो टोटल एनसीईआरटी एंड जीसी लियोंग मैंने रेफ़र की हुई है। अभी तो करंट अफेयर एवरी मंथ जो आता है उस हिसाब से हम पढ़ते हैं उसको, और वो रिवाइज़ करते रहते हैं। तो करंट अफेयर तो ऐसे चल रहा है। इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस रेफ़र की हुई है। शंकर आईएएस मैंने पढ़ी है इन्वायरमेंट के लिए, एंड दैट्स इट। ओके। इंटरनेशनल रिलेशन तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली नेट से, और वो जो करंट अफेयर में क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स में से ही जो इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स होते हैं उससे ही पढ़ करके उसकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। अभी मैंने प्रॉपर्ली इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए तो कोई अच्छे ऐसे बुक नहीं पढ़ी हुई है। ओके, दैट्स रियली ग्रेट मैम। मैम आपके अगर ऑप्शनल की बात करें तो इसमें आप रिसोर्स बता दो एक बार, कौन कौन सा, जो हमारे ऑडियंस मैथ बैकग्राउंड के हैं, लाइक जो ऑप्शनल लेना चाह रहे हैं, उनको कौन कौन से रिसोर्स फॉलो करनी चाहिए अभी? मैथ्स ऑप्शनल में जैसे कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं,
तो जैसे कि पी.एन. चैटर्जी एक बुक होती है 3D की, तो उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो अगर आपने वो बुक उसके क्वेश्चंस लगाए हैं तो यू आर एट एन एडवांटेज जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसी OD-PD के लिए बुक है एम.डी. राय सिंघानिया, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। फिर मॉडर्न अलजेब्रा एक सब्जेक्ट होता है, लोग उसको बहुत टफ समझते हैं और मुझे भी वो प्रॉब्लम फील हो रही है क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और वो BSc वाले पढ़ते हैं। तो उसके लिए बुक है गैलियन, तो वो काफ़ी अच्छी बुक है उसके लिए। और ऐसे ही लीनियर अलजेब्रा हो गया, तो उसके लिए कृष्णा सीरीज़ की बुक्स आती हैं। फिर स्टैटिक्स डायनेमिक्स है, उसके लिए भी कृष्णा सीरीज़ की बुक लोग रेफ़र करते हैं। और कृष्णा सीरीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको कई जगह मतलब यूज़ हो जाएगी, तो उसमें वो एक मतलब लेवल कम होता है उसका, बहुत हाई लेवल बुक्स नहीं है कि आपको बहुत परेशानी होगी, और वो एग्जाम के लिए भी हैंडी है। तो कृष्णा सीरीज़ आप लगभग सारे ही सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस लगाने के लिए देख सकते हो। और मैथ्स ऐसा है कि थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा अगर आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए तो क्वेश्चंस लगाने के लिए कृष्णा सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। और लीनियर अलजेब्रा के लिए आप शॉर्म सीरीज़ भी देख सकते हैं। तो ये सब कुछ बुक्स हैं जो हम रेफ़र कर सकते हैं मैथ्स ऑप्शनल में, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। ओके मैम, नाइस। मैम आप लोग पीजी में रहते हैं, अल्टीमेटली मैं थोड़ा पीजी के बारे में पूछना चाहूँगा। तो पीजी का आपका रेंट कितना है, और जो हमारे व्यूवर्स, जो हमारे ऑडियंस आना चाह रहे हैं अभी दिल्ली में, तो उनके लिए यहाँ कैसा रहेगा, यहाँ का इन्वायरमेंट आपका? पीजी का मेरा रेंट जो 8500 है, और इन्वायरमेंट के बारे में अगर बोला जाए तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे तो लाइब्रेरी में रहते हैं रूम पे, तो बहुत कम रहते हैं। मैं खुद पूरा दिन लाइब्रेरी में रहती हूँ, बस सोने के लिए आती हूँ रात में यहाँ पे। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो कोई इशू नहीं है। हाँ, काफ़ी अच्छा है सब कुछ। ओके मैम, आपके रूम का कितना है? दोनों लोगों का इक्वल ही होगा? हाँ, हमारा सबका रेंट सेम ही है। और पीजी में रहने का यही फ़ायदा है कि आपको चीज़ें पता चलती रहती है, कब कौन सी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, या क्या नई न्यूज़ है एग्ज़ाम को लेके, क्या अनाउंसमेंट्स हैं, तो आप अवेयर रहते हो। और दूसरों को पढ़ते हुए देखते हो तो वो भी एक इंडक्शन इफेक्ट होता है आपके लिए, तो वो भी अच्छा होता है। तो अगर आपका कभी पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है, आपने किसी और को देखा, हाँ ये लोग पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन फील होता है, तो जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, तो वो चीज़ आपको पीजी में मिलती है, कोचिंग में मिलती है। यस मैम। तो मैम जैसा कि आप दिल्ली में रहते हो, गांव से अपने दूर इतने रहते हो, तो आपका यहाँ मतलब दिल्ली में रह के पढ़ाई करने का मोटिवेशन क्या है? बहुत सारे मोटिवेशन है। स्पेशली पहले अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है और अपने लिए अपने सेटल होना है प्रॉपरली। गवर्नमेंट जॉब से अच्छी तो कोई जॉब नहीं है, काफ़ी प्रेस्टिजियस है। और दूसरी चीज़ ये कि बेसिकली अगर काम के मामले में बोलें कि मैंने क्यों इसको ऑप्ट किया है, तो मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेसिकली काम करना है, इसलिए दैट्स माय सोल मोटिवेशन। कि मैंने जब मतलब बहुत सारे लोगों को डिप्राइव होते हुए देखा है उनके बहुत सारे राइट से, तो ऐसा फील होता है कि नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहिए। सो दैट्स माय मोटिवेशन। प्रेसवर्दी मैम। मैम आपका जानना चाहेंगे तो आपका क्या मोटिवेशन है इतना दूर जैसे मध्य प्रदेश से यहाँ तक आने का सफ़र, क्यों? एक्चुअली आई एम अ पैशनेट इंजीनियर। तो पहले मेरा यूपीएससी में आने का मन नहीं था, मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूँगी। पर फिर जब मैंने सोसाइटी को पास से देखा, जब मैं बाहर रही, तो मुझे समझ आया कि हाँ मतलब हम भी सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं। बट एक्चुअली सोसाइटी से ज़्यादा आई वांट टू वर्क फॉर द एनवायरनमेंट, क्योंकि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, मतलब पोल्यूशन और जो भी चीज़, और दिल्ली को देख के मुझे और ज़्यादा फील हुआ कि अभी एनवायरनमेंट के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एनिमल लवर भी हूँ, मुझे एनवायरनमेंट मतलब हमेशा बचपन से ही आई एम अ नेचर लवर, तो मैं एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं IIS ज्वाइन करना चाहती हूँ। ओह दैट्स रियली ग्रेट। ओके, तो मैम आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैम जैसा कि 2022 में अटेम्प्ट देने वाली हैं, होप सो मैम ज़रूर सेलेक्ट होंगी, और मैम का भी नेक्स्ट ईयर है। तो ऑल द बेस्ट मैम, आप दोनों को ज़रूर आप लोग सक्सेसफुल होंगे।